चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए 16 की आज 6th क्लास है और कल जो हम काम कर रहे थे उसको क्विकली देख लेते हैं। उसको क्विकली देख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। इन द मीन वाइल जब तक हमारे पास दूसरा हैंड आउट आ रहा है जो कि पेज नंबर 21 से लेके 32 तक होगा, पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का, पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 17। बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन चाहिए कब का? 2020 का। क्या करेंगे? एसेट जो एक्वायर हुआ है वो 1117 पे है। कितने का? 90,000 का। हमने कल बात की थी कि अगर एसेट एक्वायर हो रहा है साल के स्टार्ट में तो जो भी डेप्रिसिएशन निकालना होगा कॉस्ट से अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, और अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर 1 के एंड पे जो बुक वैल्यू आएगी वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा डेप्रिसिएशन किसी पर्टिकुलर ईयर का फाइंड आउट करने के लिए। तो बोलिए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं तो पहले साल के एंड की बुक वैल्यू आएगी, राइट? यानी कि 17 के एंड की बुक वैल्यू आएगी। पावर 2 करता हूं तो 18 के एंड की बुक वैल्यू आएगी। पावर 3 करता हूं तो 19 के एंड की बुक वैल्यू आएगी, राइट? और मुझे 20 का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो 20 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो बुक वैल्यू होगी 20 के स्टार्ट पे उसके ऊपर लगता है रेट। तो 20 के स्टार्ट पे जो बुक वैल्यू है उस तक पहुंचने के लिए हम सिंपल इसकी लगा देंगे पावर 3, जिसमें एक साल 17, दूसरा साल 18 और तीसरा साल 19। तो इस वर्किंग से हमारे पास 19 के एंड पे बुक वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? 10% से, तो हमारे पास 2020 का आ जाएगा डिप्रिसिएशन। कितना? 6561। बी में बुक वैल्यू चाहिए, राइट? तो बोलिए 90,000 इंटू 90% की पावर 4, बोलिए 59049। और सी जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता करना है, तो जो भी कॉस्ट है उसमें से हम लोग 59049 जो कि बुक वैल्यू है माइनस कराएंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना है? 30951। हाँ जी। अब वो ये कहता है कि एसिड डिस्पोज ऑफ हुआ है 31/12/20 पे 62,000 में। हमसे अगर ये पूछता कि बताइए गेन हुआ या लॉस, तो गेन या लॉस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, जिस डेट पे डिस्पोजल हो रहा है उस डेट की बुक वैल्यू, ताकि उस बुक वैल्यू को जब डिस्पोजल से कंपेयर किया जाए तो पता चलेगा कि गेन हुआ या लॉस। अब यहाँ पे एसिड डिस्पोज ऑफ दिया हुआ है 62,000। अगर मैं जानना चाहता हूँ, एक और रिक्वायरमेंट होती है फाइंड आउट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, तो आप आराम से बता देते उसके लिए आपको क्या चाहिए होता। बोले शाबाश, बुक वैल्यू चाहिए होती 59049, ठीक, माइनस इसमें से क्या कराते 62,000, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता? गेन आ जाता। अगर हमसे ये पूछता गेन या लॉस तो हम बता देते। इसका मतलब गेन या लॉस पता करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? बोलिए बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू WDV मेथड में या RBM में इतनी आसानी से हमें मिलती नहीं है, पावर शावर लगा के, या तो हम टाइम काफी लगाएं। इसी तरह से नंबर 18 में देख लो, या गेन या लॉस अगर चले मैं इसमें ऐड करता हूं, डी रिक्वायरमेंट करता हूं गेन या लॉस, तो बताइए क्या करेंगे? नेट बुक वैल्यू 59049 में से माइनस होगा क्या? डिस्पोजल कितना? 62,000। तो हमारे पास यहाँ पे जी 2951, ये इसमें है मेंशन नहीं, लेकिन अगर हम मालूम भी करना चाहते हैं तो ठीक है, फाइन। 18 में देख लीजिए, अगेन आप लोग को ट्राई कर लेंगे।
यहां पे डिस्पोजल हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, डन है। डेप्रिसिएशन चाहिए ईयर 2020 का, राइट 2020 का हमें चाहिए यहां पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 2020। एसेट कितने का था? 90,000 का। रेट कितना है? 10%। ईयर एंड है। अच्छा, रिक्वायरमेंट डी हम अपने एंड पे खुद ही ऐड कर रहे हैं कि गेन या लॉस कितना आएगा। थैंक यू। गेन या लॉस कितना आएगा हमने अपने एंड पे इस चीज को ऐड कर लिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2020 ईयर एंड दिसंबर, कंपनी यूजेस REVM एसेट डिस्पोज ऑफ ऑन 28/2/2020। 28 फरवरी 2020 को एसेट डिस्पोज हुआ है 66,500 में। हाँ जी बताइए, 2020 का डेप्रिसिएशन निकालना है। 90,000 इंटू 90% की पावर मैं करता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 10%, तो पूरे 12 महीनों का आ जाएगा। और मुझे कितने मंथ्स का चाहिए? 2/12 1093.5। ए रिक्वायरमेंट ये हुई। बी रिक्वायरमेंट में बेटा क्या मालूम करनी है? नेट बुक वैल्यू 2020। तो हम क्या करेंगे यहां पे, जरा सोचना पड़ेगा क्या करें यहां पे। एक काम करते हैं, 90,000 इंटू 90% की पावर 3 करूं, राइट। वर्किंग होपफुली सबको समझ आ रही होगी। पावर 3 किया तो इसका मतलब 2019 के एंड पे बुक वैल्यू आ गई। 2020 में एसेट कितने मंथ्स इस्तेमाल हुआ? 2 मंथ्स। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जब मैं उसका माइनस करा दूंगा 1093.5, तो मेरे पास डिस्पोज एसेट की क्या आ जाएगी बोलिए? बुक वैल्यू कितना बेटा? 806.5 71806.5। कैलकुलेशन भाई आपके हाथ में। बात करते हैं अभी। पहले ये जरा बताइए कितना आ रहा है बुक वैल्यू? 64। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। बेसिकली अगर हम इस पैटर्न पे नहीं करते ना काम, तो हमारे पास एक सदाबहार पैटर्न क्या था? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। थोड़ा सा स्माइल किया, फिर आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बुक वैल्यू। तो इसका मतलब हर साल हमने डेप्रिसिएशन अलग से, फिर बुक वैल्यू, फिर डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, काम को एकदम शॉर्टिंग किया, और इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं, सिर्फ पावर लगा रहे हैं और हम जल्द से जल्द अपने उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो पूछा गया है। सर ये क्या किया? 90,000 इंटू 90% करता हूं तो मेरे पास पहले साल की एंड की बुक वैल्यू आएगी, आ गई। मुझे चाहिए यहाँ पे डिस्पोजल जिस साल हुआ है वो 2020 में हुआ है और 2020 के दूसरे महीने के एंड पे हुआ है। तो इसका मतलब मुझे दूसरे महीने के एंड पे जो बुक वैल्यू आ रही है वो मालूम करनी है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, सर 90,000 इंटू 90% की पावर जब 3 किया तो मेरे पास तीसरे साल की एंड की यानी कि 19 के एंड की बुक वैल्यू आ गई, राइट। फिर ऐसे 20 के कितने महीने डेप्रिशिएट हुआ? 2 महीने। तो जो 19 के एंड पे बुक वैल्यू आ रही थी उसमें 20 के 2 महीनों का डेप्रिसिएशन जब मैं माइनस कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 28 फरवरी 2020 की आ जाएगी बुक वैल्यू, जो कि ये रही। डन? समझ आई बेटा बात? फिर क्या मालूम करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि बड़ा आसान सा काम है। 90,000 में से हम माइनस क्या कराएंगे? 64,516.5 इज इक्वल्स टू बोले 1983.5। और अगर मैं डी रिक्वायरमेंट जानना चाहता हूं, गेन या लॉस, 48। डन? मेरे ख्याल से ये जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली चीजों तक पहुंचना चाह रहे हैं जिसकी अभी हम लोग आदि मेरे ख्याल से नहीं थे। तो इस सवाल में हमने कुछ ना कुछ जरूर डेफिनेटली लर्न किया होगा और इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। हमने अपने आप को अल्लाह की मदद से नंबर्स के अंदर बिल्कुल मस्त कर लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाना है। उसके लिए मेरी कोशिश होगी, बाकी अल्लाह मेरी आपकी दोनों की मदद करे। आमीन बोले। कितना आया? 64,516.5
में से हम माइनस कराएंगे डिस्पोजल, कितना 66, 500, 198, 3.5। यहां पे भी आ गया आपके पास गेन। रिक्वायरमेंट में गेन नहीं है लेकिन हम फिर भी ऐसे ही बस मालूम करें गेन कितना आया। देखो बच्चे बात सुनो, मैंने कल एक बात की थी, मैंने एक मिसाल दी थी 1000 और 600 वाली बात, याद होगी आपको। मैंने बोला था बेटा सेल्स अगर है मेरे पास 1000 और मेरे पास एक्सपेंसेस हैं कितने 600 के, तो मेरे पास ये जो जवाब आया वो क्या आया, प्रॉफिट। और अगर मैं इसी काम को यूं कर देता हूं कि एक्सपेंसेस लेता हूं 600 और सेल्स लेता हूं मैं कितनी 1000 की, तो मेरे पास जो जवाब आया वो नेगेटिव में आ रहा है, तब भी मैं इसको क्या बोलूंगा, ये प्रॉफिट है। देखना यहाँ पे हमने ये है कि किस में से क्या माइनस हो रहा है, ये मैटर नहीं करता, हमारे पास जो जवाब आ रहा है अंडरस्टैंडिंग के बाद वो क्या है। अदरवाइज मैं बोलूंगा सर अगर मैं 1000 में से 600 सेल्स में से 600 माइनस करता हूं तो मेरे पास आया 400 का प्रॉफिट, लेकिन अगर मैं एक्सपेंसेस में से सेल्स माइनस करता हूं तो मेरे पास 400 का आया लॉस। इलॉजिकल सी बात हो रही है। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना किसमें से क्या माइनस होना है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि सेल्स है कितनी, एक्सपेंसेस या कॉस्ट हमारे पास है कितनी। तो दोनों सिनेरियो में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेटा बुक वैल्यू, अच्छा हमने इस वाले पैटर्न को क्यों रखा है, हमने इस पैटर्न को क्यों रखा है उसका भी रीजन शायद आपको समझ आ जाए। बिकॉज जब हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग करते क्या है बेटा, इस चीज के तो आदि सभी होंगे कि कॉस्ट जो भी होती है उसमें से माइनस क्या होता है, बोलिए शाबाश, डेप्रिसिएशन। सर इसके तो हम आदी थे, तो हमारे पास क्या आती है, बोलिए बुक वैल्यू। या तो काम को आप यहाँ पे स्टॉप कर लो, फिर यहाँ पे अलग से हेडिंग डालो गेन या लॉस की, फिर आप क्या करें डिस्पोजल लिखो, ठीक है जी, उसमें से आप क्या करें बुक वैल्यू को आप माइनस करा दें। तो यहाँ पे अगर गेन होगा तो प्रॉफिट में वो पॉजिटिव में आ जाएगा और लॉस होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। हमने क्या तरतीब दी है कि इसी काम को हमने यहीं पे क्या लिख दिया डिस्पोजल, ताकि हमारा काम और रिड्यूस हो जाए और यहीं पे हमारे पास हाथों हाथ ही इसी वर्किंग से क्या आता है गेन। अदरवाइज क्या करेंगे, बुक वैल्यू पे स्टॉप लो आप, फिर अलग से हेडिंग डालेंगे गेन या लॉस की, और फिर आप क्या करें डिस्पोजल में से आप बुक वैल्यू माइनस कराएंगे। सर बात तो वही है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है, मैंने आपसे बात की थी कल भी, वो चीज आपके सामने भी आ रही है कि सर एडिशन जो है वो ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, और एडिशन जब ड्यूरिंग द ईयर हो रहा होगा तो हम डेप्रिसिएशन किसी भी स्पेसिफिक ईयर का पता लगाने के लिए हम लोग कॉस्ट से वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें वर्किंग स्टार्ट करने के लिए बुक वैल्यू चाहिए होगी। और बुक वैल्यू कौन से साल की, पहले साल के एंड की। अगर हम लोगों ने एसिड एक्वायर किया था साल खत्म होने से 3 महीने पहले, तो यार एक काम करो, सबसे पहले तुम तीसरे महीने के एंड में बताओ बुक वैल्यू कितनी है, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। सर अगर मैंने 8 महीने पहले एक्वायर किया था तो मैंने बोला यार 8वें महीने के एंड पे यानी कि उस साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या है ये बताओ, फिर मैं दूसरी बात करूंगा। तो जल्दी से देखिए आप बुक वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही हो, फिर मालूम करें कि हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना कितना आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे डेप्रिसिएशन मैंने मालूम करना है, कब का है, 2020 का। हाँ जी, या तो मैं वो सारी वर्किंग यहीं पे कर लूं, ठीक। कॉस्ट कितनी थी, माइनस कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स का, कितना बना 4,500। इसको मैंने एक साइड पे कर लिया, ठीक। अब मेरी वर्किंग यहां से स्टार्ट होगी इस चीज को पता लगाने के लिए, डन है। अब बताइए ये बुक वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं, डन है। 90% किया। इस काम को अगर मैं पैरेलल में यूं चलाऊं, पैरेलल में अगर मैं चला रहा हूं, कितना आया, बुक वैल्यू फिर डेप्रिसिएशन, ये आया कब का, 17 का, 18 का, बोलो बच्चे, 8550, बोलिए। 79950। अब जरा देखिए मैं उस वर्किंग को वहां से स्टार्ट लेता हूं, ठीक है।
कंपेयर करते जाइएगा ताकि हम लोग पावर लगाएं ना जरा कॉन्फिडेंस के साथ। दोबारा बोलिए। 7695। अब देखिए ये रहा 85500। क्या मैं 10% लेता हूं? क्या मैं 10% लूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? 18 का डेप्रिसिएशन। तसल्ली प्लीज आप लोग खुद कर लीजिएगा। बुक वैल्यू पे जब मैं डेप्रिसिएशन का रेट लगाऊंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तसल्ली है सबको। और अगर मैं उस बुक वैल्यू को 1 माइनस रेट करता हूं, ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 90% करके मेरे पास जवाब 76950 आ रहा है। बोले हेलो, 76950 आ गया। सबने तसल्ली कर ली अपनी। अच्छा सर, फिर मैं एक और काम करता हूं, ये करता हूं। बोलिए कितना है? 7695। बोलो बेटा 69255। अच्छा जी, मल्टीप्लाई में 90% करता हूं, 69255 आ गया। हेलो, 69255 पावर 2 कर दूं। ये जो पावर 2 की है मैंने, इसमें एक जो है वो कब का है? 18 का है, और एक कब का है? बोलिए 19 का। कल हम थोड़ा सा इसमें अगर कंफ्यूज थे तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, इसको हम सपोर्ट में लेके देख रहे हैं कि यार वो जो पावर शावर का काम हुआ वो समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब बताइए मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 10% करेंगे, ठीक। और डिस्पोजल हो कब रहा है? साल के एंड में हो रहा है, तो इसलिए हमने अब इसको प्रो रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्पोजल हो रहा होता ड्यूरिंग द ईयर तो हम उस साल के वो महीने ले लेते, मल्टीप्लाई बाय 2/12, 6/12, 4/12। वो उस वक्त होता जब ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे डिस्पोजल कब हो रहा है? साल के एंड में। तो हमने मल्टीप्लाई बाय क्या करती है? स्ट्रेट 10% किया तो हमारे पास 2020 के पूरे 12 महीनों का आ गया। कितना है बेटा? 69। मैं अगर इसी काम को कंटिन्यू करता हूं, जरा तसल्ली कर लीजिएगा, तो 69255 मल्टीप्लाई बाय 10% करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6925.5 आ जाएगा। डन है? या तो मैं ये लंबा प्रोसीजर फॉलो करूं, या तो 2-3 साल होते हैं तो इसमें तो निमट जाती है बात। लेकिन अगर हमारे पास साल थोड़े से ज्यादा हो और हमें किसी स्पेसिफिक ईयर का पता करना होगा तो सर उसकी हमारी आदत नहीं थी, तो अब मेरे ख्याल से ये वाली आदत बन जानी चाहिए। बी रिक्वायरमेंट देखिए बेटा क्या है इसमें जी। नेट बुक वैल्यू चाहिए हमें 2020 की, तो क्या करेंगे? 85500 इंटू 90% की पावर 3, 623 डन। बाकी आप देख लें नंबर सी में क्या होगा और नंबर डी में क्या होना है। बस ये एक मैसेज थोड़ा सा आपको देना था, होपफुली मिल गया होगा ये। अब अगले हैंडआउट पे आ जाइए, शाबाश। वो जो ट्राई योरसेल्फ वाला है उस काम को आप लोग देख लीजिएगा। कोई हैंडआउट बचा है एक्स्ट्रा किसी के पास? आपके पास है एक्स्ट्रा? चलें जी आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड अप हो जाइए प्लीज। जी आगे बढ़े। हैंडआउट में दे देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज हैं अगर। आपको अभी वाला मिला? अभी कुछ शेयरिंग में चला लें। जो हैंडआउट नहीं मिले वो प्लीज सर बाकर से बात करके ना। अभी फिलहाल एक भी नहीं मिला है यार। यहाँ पे 50-55 कॉपीज तो कराई हुई थी। थोड़ा सा भाई बंदी में काम चला लें, इंशाल्लाह कल तक बुक्स अरेंज हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये मसला नहीं होगा। पीडीएफ भी मैंने शेयर किया हुआ है, सुहाब मिला? चलें बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 21। यहाँ देखिए, यहाँ देखें हमारे पास कॉस्ट गिवन है 20,000, अलाउंस गिवन है 11,808,
डिस्पोजल हुआ 1103 पे, एसिड जिसकी कॉस्ट है 5000, जिसका अलाउंस 31/12 पे आ रहा है 2300 का, बेचा गया है 5500 में, बाकी एडिशन हुआ है 1/10/3 पे 6000 का, रेट है 20%, ईयर इन दिसंबर है, कंपनी यूजेस आरबीएम। यहाँ पे बोलता है पीपी का कॉस्ट पे अकाउंट बनाए, अलाउंस बनाए और डिस्पोजल अकाउंट बनाए। यहाँ पे अब टू दी पॉइंट वो आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। बेटा यहाँ पे आइए, पीपी का अकाउंट बनाना है कॉस्ट पे, ठीक है जी। दूसरा अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा अकाउंट जो है वो है डिस्पोजल। यहां पे देखिएगा इधर कि सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको जाके रख देंगे। लेजर्स के हवाले से क्या डेबिट क्रेडिट पे आता है इसका आइडिया मेरे ख्याल से सबको बखूबी हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग पे काम किया था, उसकी कैलकुलेशन पे इतना नहीं गए थे। अब बताइए, ओपनिंग गिवन है, बोले जल्दी से, कितना? 20,000, फाइन। अलाउंस ओपनिंग गिवन है 11,808 गिवन है। और बताइए एडिशन गिवन है, एडिशन गिवन है जी, 1/10/3 पे एडिशन गिवन है, कितने का? 6,000। अभी एडिशन वगैरह में कोई पंगेबाजी नहीं डाली इसने, अदरवाइज वो कर सकता था, जो कि करेगा। यानी कि वो सारी आप पिछली नॉलेज की बेसिस पे यहाँ पे न्यू एसेट कितने से डेबिट होना है उसका डिसीजन लेंगे और फिर वो अमाउंट आएगा। क्योंकि ये अमाउंट अगर गलत होगा तो एक्सचेंज वाला मामला या जो कॉस्ट के एलिमेंट्स में 3 बातें आती हैं, अगर वो कहीं मिस हो रहा होगा तो इसका मतलब ये गलत, तो इसका मतलब फिर आगे डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट भी जो है वो गलत हो जाएगा। चले जी, ये आ गया। इसके बाद बताइए डिस्पोजल है। डिस्पोजल जो हुआ है उस एसेट की कॉस्ट कितनी है? 5,000। यहाँ पे आया 5,000 इधर, और यहाँ पे भी आ गया कितना बोलिए? 5,000। यहाँ पे आई पीपीई की कॉस्ट, डन। सर जब एसेट मौजूद था तो वो एसेट अकाउंट में डेबिट पे आ रहा था, जब एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ तो उसका जो भी कॉस्ट थी उसको हमने कर दिया क्रेडिट, डन। सर उस एसेट का अलाउंस जितना भी होगा डिस्पोजल की डेट पे, उस अलाउंस को भी हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो आप बताओ 31/12/02 पे अलाउंस गिवन है या नहीं गिवन? बोलिए। 31/12/02 पे अलाउंस गिवन है, और डिस्पोजल वेरी नेक्स्ट डे हो रहा है। कब हो रहा है? 1103 पे। इसका मतलब उस एसेट का हमने अब डेप्रिसिएशन अलग से वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अलाउंस हमें गिवन है। अगर गिवन नहीं होता, ठीक, तो उसका डेप्रिसिएशन हम अलग से वर्कआउट करते और फिर जितना भी गिवन था उसमें ऐड कराते, तो हमारे पास उस एसेट का टोटल अलाउंस आ जाता। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कुछ नहीं है, तो बात को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं। 11,808 जो है वो 1103, 11,808 जो आपको नजर आ रहा है वो 1 जनवरी 2003 पे आ रहा है। डिस्पोजल भी इसी तारीख को हो रहा है। तो आप मुझे बताइए 11,808 के अंदर डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है या नहीं है? है। कितना मौजूद है? कितना? 2300। इसका मतलब जब एसिड ही नहीं रहा तो एसिड की कॉस्ट में से उसको निकाल दिया, और निकाल के कहां ले आए? डिस्पोजल अकाउंट में। उस एसिड का जितना भी अलाउंस होगा मौजूद 11,808 के अंदर, उसमें से भी क्या करेंगे? निकालेंगे। कितना? बोलिए। 2300 निकालेंगे, और इसको भी हम कहां ले जाएंगे? बोलिए। डिस्पोजल के अकाउंट में। तो यहां पे आ गया आपके पास कितना? 2300। रेफरेंस क्या दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, डन। फिर बताइए एसेट हमने जो बेचा है वो कितने में बेचा है? शाबाश, 5,500, डन। तो सर हम हाथों हाथ बता सकते हैं कि हमें इस एसेट के डिस्पोजल पे गेन हुआ या लॉस? कितना? 2800 का यहां पे आ गया हमारे सामने गेन, ठीक, ऐसा ही है। अब बताएं हमारे पास कोई और फर्दर एडिशन है? नहीं है सर। हमारे पास एसेट की रिमेनिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 21,000 हमारे पास एसेट्स की रिमेनिंग कॉस्ट आ गई, डन। अब बताइए पीपी का कॉस्ट का अकाउंट मुकम्मल हुआ, डिस्पोजल अकाउंट मुकम्मल हुआ। अब ये अकाउंट को भी हम एंड करने जा रहे थे तो हमें पे नजर आया, और हमें यहाँ पे पता है कि डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एसेट का डिस्पोजल हुआ है, बाकी एसेट्स हमारे पास मौजूद है और कुछ एसेट्स का एडिशन भी हुआ है। इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से कुछ वर्किंग करेंगे। वो जो भी वर्किंग होगी वो यहां पे हम नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट एरिया जरा पिक करेंगे हम लोग। यहां पे डेप्रिसिएशन, डन।
डेप्रिसिएशन पता लगाने के लिए हाँ जी, अब हमें मालूम करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, हम ये बात जानते हैं कि नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, रेट। और ये भी बात हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो एसेट्स बच गए हैं उनका डेप्रिसिएशन आता है, वो एसेट्स जिनका इजाफा हुआ है उनका भी डेप्रिसिएशन आएगा, और वो एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक, अगर स्टार्ट में हुए हैं तो उनका डेप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे, और अगर ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं या ईयर एंड पे भी हुए हैं तो उसका डेप्रिसिएशन आएगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन की जो आप वर्किंग करेंगे उसमें बचे हुए एसेट्स का डेप्रिसिएशन आएगा एक, उसमें जिन एसेट्स का एडिशन हुआ उसका आएगा डेप्रिसिएशन दो, और वो एसेट अगर उस साल के दरमियान में या एंड में डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक, क्योंकि स्टार्ट में डिस्पोज ऑफ हो गया तो उसका 12 महीनों का डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, है 1 महीने का आएगा नहीं, क्योंकि साल के स्टार्ट में वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब बताओ यहां पे हम बात कर रहे हैं आर रिमेनिंग की, ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, बोले शाबाश, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। इसमें वो काम जो बड़ा आराम से आसानी से हो जाता है इन तीनों में से, इसका आराम से निकल आता है डेप्रिसिएशन, बिकॉज ईयर 1 पे जो उसकी कॉस्ट होती है वही उसकी क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, और उसी बुक वैल्यू की मदद से हम लोग डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, ना ही इसमें होती। उमूमन स्टूडेंट जिस एरिया में फंसते हैं इस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन निकालने में, वो कौन से एसेट्स का होता है, रिमेनिंग एसेट्स का। जरा इस चीज को तरीके से समझिएगा। आप बताओ बेटा, रिमेनिंग का मैं निकालना चाह रहा हूं, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये फॉर्मूला मेरे जहनों में मौजूद है। बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है, 20,000, डन। अच्छा जी, एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000। तो बेटा ये जो आई मेरे पास वो क्या है, रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट, डन। क्या इसके ऊपर रेट लगेगा, इसके ऊपर रेट नहीं लगेगा। सर इसके ऊपर रेट लगता तो था, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड में रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर लगता है रेट, डन। लेकिन आरबीए में है तो यहां पे रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर रेट नहीं लगेगा, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसके ऊपर लगेगा रेट। ये तो रिमेनिंग कॉस्ट आई। आप बताइए अलाउंस मौजूद है कितना, 11,808, डन। इसमें से हम माइनस कितना कराएंगे, 2300। कितना माइनस होगा, 2300। जो भी जवाब आया इसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, कितना रेट है, 20%। तो बता सकते हैं कितना आएगा, 1098.4, 1098.4 हमारे पास आया रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन, डन। हेलो, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर लग जाता रेट, लेकिन आरबीएम में क्या होगा, रिमेनिंग कॉस्ट के ऊपर रेट नहीं लगता, क्योंकि हम बात जानते हैं कि नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है। तो यहां पे हम लोग रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हैं, तो रिमेनिंग बुक वैल्यू जो होगी वो ली जाएगी, उसके ऊपर रेट लगाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग एसेट्स का आ जाएगा डेप्रिसिएशन, अदर देन एडिशन। डिस्पोजल वाले एसेट का हमने बोला आर आता है, डी आता है और ए भी आता है। एक बात बताइए, एसेट जो डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000। उसका बेटा मुझे बताओ अलाउंस कितना है, 2300। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट अगर लगता है 20% तो आएगा 12 महीनों का, लेकिन चूंकि ये एसेट साल के स्टार्ट में ही डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। ये मैंने इसको वर्किंग का पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि अगला जो सवाल हम देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमें मेंशन हुआ होगा कि एसेट जो था जिस साल डिस्पोज ऑफ हुआ उस साल 3 महीने हमारे पास वो इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब उस वर्किंग के अंदर, इस वर्किंग के अंदर इसका भी एक हिस्सा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जान के वर्किंग में शो किया रिमेनिंग का इस तरह से, वो जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसका जरूर आता अगर वो एसेट हमारे पास उस साल इस्तेमाल हुआ होता, लेकिन चूंकि साल के स्टार्ट में वो डिस्पोज ऑफ हो गया तो 0/12 मैंने जान के किया, क्योंकि अगले सवाल के लिए मैं थोड़ा सा ग्राउंड बना रहा हूं। बताइए फिर एडिशन, बोलो शाबाश, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3/12, बोले 300, यह आ गया। बताइए शाबाश कितना आया, 1398.4 हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब इस 1398.4 को हमने उठा के यहां ले जाना है, 1398.4 यहां ले आए
तो हमारे पास आ गया क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, सवाल ये भी आ रहा है कि सर डिस्पोजल वाली वर्किंग बता दीजिए, डेप्रिसिएशन में डिस्पोजल आ रहा है, इसका क्या रोल है। एसेट लेट्स सपोज जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो साल के शुरू में नहीं होता, वो होता 2 महीने इस्तेमाल होने के बाद। तो फिर हम क्या करते, उस एसेट की जो भी कॉस्ट होती है उसमें से हम माइनस कराते उसका साल के शुरू में जो अलाउंस आ रहा था, तो साल की शुरू की बुक वैल्यू आती, ठीक। और हमें उस साल के 2 महीनों का डेप्रिसिएशन अगर चाहिए होता, अगर हम कहते कि एसेट 2 महीने इस्तेमाल हुआ और फिर डिस्पोज ऑफ हुआ, तो फिर हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आता 12 महीनों का, मल्टीप्लाई बाय 2/12 करते तो हमारे पास साल के 2 महीनों का डेप्रिसिएशन आ जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ है बेटा कि हमारे पास एसेट साल के स्टार्ट में डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो उसका डेप्रिसिएशन, डिस्पोज एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डन है। आप ये देखो, हमारा पूरा जो टॉपिक ये घूमेगा कॉस्ट मॉडल के गिर्द, वो इन 3 चीजों के गिर्द घूमेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि IE16 के अंदर सवाल किस तरह का आता है। IE16 चाहे अपने आप में सवाल बन के आए या अपने साथ दूसरे स्टैंडर्ड को मिक्स करके आए, वो पूछेगा 3 चीजें, मैक्सिमम 3 चीजें। अभी तक उसने पूछी ही 3 है और बनती भी तकरीबन 3 चीजें। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है 10 अटेम्प्ट में से अगर 5 या 6 दफा पूछा गया है तो डिस्क्लोजर नोट्स पूछे गए हैं। हम कह लेते हैं 5 दफा आया है डिस्क्लोजर नोट्स। सेकंड बात करूंगा, जर्नल्स मांगी गई हैं। आउट ऑफ 10 की अगर बात करता हूं तो 3 दफा मांगी गई होंगी जर्नल्स, एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक। और फिर कितना बच गया, 10 में से 5 दफा हमने एक अंदाजे के मुताबिक बताया क्या मांगेंगे, नोट्स। फिर उसके क्या बोला हमने, 3 दफा हमारे पास जर्नल्स मांगी गई हैं और 1 या 2 दफा हमसे क्या मांगे गए हैं, एक्सट्रैक्ट। कि जो भी आप काम कर रहे हैं पीपी या पीपी के साथ जो भी स्टैंडर्ड मर्ज हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या कुछ जाएगा, सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट दिखा दो आप। एसओएफपी बनानी नहीं होगी पूरी, एसओसीआई पूरी बनानी नहीं होगी। एडजस्टमेंट के हवाले से एसओएफपी में जो जाएगा वो दिखाना है, एसओसीआई में जो जाएगा सिर्फ वो दिखाना है। समझ आ रही है वाली बात। एक्सट्रैक्ट को हम यूं समझ लेते हैं, डिस्क्लोजर की अभी हमने बात की नहीं है तो हम जानते भी नहीं है एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है। जैसे पीआरसी 4 माशाल्लाह सबने देखा हुआ है, पीआरसी 4 में जैसे एक टॉपिक था अक्रूवल्स, ठीक। अक्रूवल्स का सवाल आया, उसने नीचे रिक्वायरमेंट में लिखा what amount will be taken to profit and loss या what amount will be charged to profit and loss। बेसिकली वो हमसे पूछना चाह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एसओएफपी में इस ट्रांजैक्शन के हवाले से क्या कुछ जाना है बस। लेकिन जब हमने फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक किया तो वहां पे उसने ये नहीं बोला बेटा बात सुनो ये एडजस्टमेंट है बताओ क्या क्या जाएगा, उसने बोला पूरी पूरी एसओएफपी बनाओ और पूरी पूरी एसओसीआई बनाओ। मैं तुमसे एक्सट्रैक्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरी तफसीलन जवाब मांग रहा हूं। क्या ये बात समझ आई। तो मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं, IE16 अपने आप में सवाल बन के आए या IE16 दूसरे स्टैंडर्ड के साथ आए, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है, डिस्क्लोजर नोट्स की है। उसके बाद वेटेज किसकी है, जर्नल्स की है। और फिर तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है, एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट वाली बात होपफुली सबको समझ आ गई होगी कि वो पूरी पूरी एसओएफपी, पूरी पूरी बैलेंस शीट या एसओसीआई नहीं मांग रहा, सिर्फ उसमें जो चीज जानी है वो दिखानी होगी। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी प्लीज थोड़ा। 22 में देखिए, 22 में देखें, ओपनिंग कॉस्ट दी हुई, ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है 31,307 पे एसेट जिसकी कॉस्ट थी 10,000, जिसका अलाउंस 31,1206 पे कितना है 6,600, बेचा गया है 4,000 में। बाकी एडिशन हुआ है 1607 पे कितने का 12,000 का रेट, 20% प्रो रेटा बेसिस ईयर एंड दिसंबर। और पीपी और क्या बोलता है कंपनी यूजेस आरबीएम। हमने यहाँ पे क्या बनाना है, सिंपल हम कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं और अलाउंस का अकाउंट बनाते हैं और डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। थोड़ा सा इसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा जो मैं सोच के बैठा हूं, तो सीक्वेंस वाइज हम नहीं चलेंगे। हो सकता है 2-3 सवाल मैं स्किप करूं और फौरन मैं 5 पे चले जाऊं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्पॉन्स किस में आ रहा है। जहां पे आपका रिस्पॉन्स मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तकरीबन पहुंच गया है, तो यहाँ पे भी जो सवाल नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा नजर आया, 22 नजर आया। हो सकता है 22 के बाद 23, 24 में स्किप करा दूं और मैं डायरेक्ट 5 नंबर वाले सवाल को टच कर लिया, और इरादा कुछ मेरा ऐसे ही लग रहा है। अच्छा जी, पीपीई की कॉस्ट, बस थैंक यू।
अच्छा बाकर भाई, उनको बोलिएगा वो जो पिछले हैंड आउट किए थे ना उसकी मुझे 10 और चाहिए, 21 और 22 की। जी दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और तीसरा बेटा यहां पे क्या है, डिस्पोजल। डन। मैं सिर्फ इस सवाल में एक वर्किंग आपके साथ पहले करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप बाकी काम खुद मुकम्मल कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ यहां पे एक नहीं 2 वर्किंग करना चाहूंगा। चलो सीक्वेंस वाइज अगर चलते हैं, चले आ जाइए बेटा। जहां पे मैं टिक लगा रहा हूं इसका मतलब आपने उस बॉक्स को फिलअप करना है। एक्सक्यूज मी, क्या ये गिवन है? क्या ओपनिंग अलाउंस गिवन है? वी जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इट, राइट। एडिशन गिवन है, कितना गिवन है, ठीक। कोई एक्सचेंज वगैरह की बात नहीं हुई भी, मैं आपको बार बार क्लू दे रहा हूं। एक्सचेंज की अगर बात होती तो यहां पे हमने देखना होता कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट या न्यू एसेट गिवन है या रिलायबल है या एविडेंट है, वो वाला मामला यहां पे तवज्जो दरकार करता है आपकी। एक और जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर 3 बातें आती हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग। उन चीजों की भी नॉलेज यहां पे इस्तेमाल होगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब पिछली चीजों को हम लोग यहां पे कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। अगर वो चीज सही होगी तो इसका मतलब एडिशन वाला अमाउंट सही आएगा। एडिशन वाला अमाउंट सही आएगा तो फिर फर्दर जो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, उसमें हमारी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, फिर बताइए क्या हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। डिस्पोजल यहां आता है, कॉस्ट कितनी गिवन है? गिवन है, फाइन गिवन है। इधर कॉस्ट गिवन है, इसका मतलब जैसे ही हम लोग कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका मतलब उसको हमने फिर लेके किधर जाना है, बोलिए, डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां आ जाएगा पीपी की कॉस्ट। डन है, ठीक। अच्छा अब जरा तवज्जो दरकार है आपकी मुझे बेटा। मुझे बताइए जिस लम्हे, एक्सक्यूज मी, हम लोग पीपी की कॉस्ट में से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को निकालते हैं बाहर, ये किया ना, यहां आया, इसके फौरन बाद जो हमने काम करना होता है वो इसी से जुड़ा हुआ होता है। वो क्या होता है कि भाई कॉस्ट में से तो कॉस्ट निकाल दी, अब वो जो उस एसेट का अलाउंस है ना, उसमें से भी डिस्पोज एसेट का अलाउंस निकालो। ये काम फौरन आपने करना है। आप मुझे बताओ, शाबाश, क्या डिस्पोज एसेट का अलाउंस आपको मालूम है या नहीं है? मालूम है या नहीं? सर दिया हुआ तो है। चलो एक मिनट रुकना, यहां पे आएगा डिस्पोजल, ठीक। मुझे एक बात बताइए बेटा कि जो डिस्पोजल हो रहा है वो किस तारीख को हो रहा है? 31/12 डिस्पोजल देखें, 31/12 नहीं है, 31/12/2006 दिया हुआ ना, तो 3 महीने का निकालना पड़ेगा ना। मुझे बताइए डिस्पोजल कब हो रहा है? 31 मार्च पे डिस्पोजल हो रहा है, ऐसा है, ठीक। डन है। यहां आएगा डिस्पोजल का अमाउंट। क्या 31 मार्च पे जो अलाउंस है डिस्पोज एसेट का, क्या वो आपको मालूम है या नहीं है? नहीं मालूम। इसका मतलब सर ये जो वैल्यू हमें गिवन है वो 31/12/06 की गिवन है। इसने हम पे फिर भी बड़ा एहसान कर दिया कि भाई वो जब से एक्वायर हुआ था उसकी टेंशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ 2-3 महीनों का डेप्रिसिएशन आपसे अलग से मालूम करना चाह रहा है। अदरवाइज वो आपको तंग कर सकता था। वो कैसे तंग करता? जैसे भी हम काम देख रहे थे ना, बताता कि भाई वो एसेट, उसके साथ देखो कॉम्प्लिकेशन क्या आती, वो एक जो एसेट जिसको आज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो बोलता हमने जब एक्वायर किया था उसकी ये कॉस्ट थी, उसकी डिसमेंटलिंग इतनी थी, उसकी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल इतनी थी, उसकी परचेज प्राइस इतनी थी। फिर हमने क्या किया, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज जब कर रहे हैं तो पुराना एसेट दे रहे हैं, नया एसेट लेके आ रहे हैं। डन। तो वो हमें वहां से भी उठा के यहां तक ला सकता था, लेकिन इसने हमारे साथ यहाँ पे एहसान किया कि बता दिया कि भाई जिस तारीख पे डिस्पोजल हो रहा है ना, उससे बिल्कुल 3 महीने पहले तक का मैं तुम्हें अलाउंस निकाल के दे रहा हूं, तो तुम्हें पिछली खज्जल ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये देखो ये मालूम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनिए, यहाँ पे मैं वर्किंग 1 का हवाला दे रहा हूं, और वर्किंग 1 क्या मैं करना चाह रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ, बोलिए, डिस्पोज एसेट। मैंने आपसे कल एक बात की थी कि कॉस्ट मॉडल से रिलेटेड जितने भी आप सवाल देखेंगे
उन सवालात के अंदर अगर हमसे मांगे गए हैं लेजेस, ठीक, तो लेजेस का फॉर्मेट हम सब भाइयों बहनों के जहनों में है कि क्या डेबिट क्रेडिट पे आता है, इसका जहन बन चुका है। अब सर जब जहन बन चुका है तो हमें प्रॉब्लम इसमें कहां होगा? मैं बार बार आपको कुछ ना कुछ क्लू दे रहा हूं पिछली नॉलेज की बेसिस पे। किन एरियाज में आपको ट्रबल होता है वो दो एरियाज हैं अभी तक फिलहाल। एक तो एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका शुरू से लेके अब तक डिस्पोजल की डेट तक कितना अलाउंस है, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो उस वक्त तक उस एसिड की बुक वैल्यू नहीं मालूम होगी, और जब तक बुक वैल्यू मालूम नहीं होगी तो हम गेन या लॉस कैसे बताएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसिड ये हमने पता करना होगा, हमें किसी ने बोला नहीं है, हमने लेजेस को फिलअप जब कर रहे थे तो हमें वहां पे नजर आ गया एक। अब बताओ शाबाश, एसिड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक है जी, उसकी वो किस साल डिस्पोज ऑफ हो रहा है? 2007 में। और 2007 के कौन से महीने में? तीसरे महीने के एंड में हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या हमें 2007 के 3 महीनों का डिस्पोज एसिड का 2007 के 3 महीनों के हवाले से डेप्रिसिएशन मौजूद है या नहीं मौजूद? नहीं मौजूद। तो हमने वर्कआउट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? अच्छा, यहां पे भी हमने हेडिंग क्या डाली है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा गिवन कितना है? शाबाश, 6600। अब वो 1 साल को 2 साल को हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें यहां पे क्या चाहिए? अब 3 महीनों का, 3 महीनों का हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। तो आप बताएं हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का वर्कआउट करना है हमने, सही है। कैसे निकालेंगे 3 महीनों का डेप्रिसिएशन? बताइए शाबाश, बोले कितना? 10,000 माइनस 6,600 इंटू 3/12। 6,600 ये रहा और 170 ये रहा। कितना हो गया? डन। एक्सक्यूज मी, ये वाली बात समझ आई? सर ये वाली वर्किंग का आपको किसने आके कान में आवाज लगाई? किसी ने नहीं बोला। जब मेरे पास जो डेटा गिवन था, ठीक, उस डेटा को मैं फिलअप करते गया तो मुझे खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यार मुझे अब ये चीज मालूम करनी है। देखिए हमारे साथ जो सवालात आएंगे ना, उसमें बड़े बड़े 20-20 नंबर के सवाल होते हैं। हमें वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है कि यार अगर हमने सवाल का जवाब ढूंढा है तो बेसिकली हमें कोई आके बताएगा नहीं। हमारे साथ जब प्रैक्टिस होगी तो हम लोग खुद उसको जज करेंगे कि अब हमने ये वाली वर्किंग करनी है, ये क्यों करनी है, किस लिए करनी है, वो सारा प्रैक्टिस से ही आएगा आपके साथ। एनीवेज, कितना आया? 6770। तो बेटा वे टू प्लॉट दिस 6770 यहां आया। जब ये यहां आया तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट 6770 यहां भी आएगा। डन हो गया। अच्छा जी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमारे पास एसिड का क्लोजिंग आ जाएगा। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। अब बताइए यहाँ पे एसिड जो हमने डिस्पोज ऑफ किया है बताया हुआ है कितने में बेचा है, ये भी गिवन है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि कॉस्ट, अलाउंस और प्रोसीड्स, जो पैसा हमें आया है, इन तीनों की मदद से हम बता सकते हैं कि गेन हुआ या लॉस हुआ। वो गेन अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1 2 3 चीज के बाद बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है तो उसका मतलब गेन है, और अगर बैलेंसिंग फिगर राइट पे आ रही है तो क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है जी, ये वाला चैप्टर भी इसका क्लोज हुआ। अब बताइए यहाँ पे हमें चाहिए क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये चाहिए डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन आ जाएगा तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने के लिए वर्किंग 2 करनी पड़ेगी। वर्किंग 2 डेप्रिसिएशन, हाँ जी बेटा, रिमेनिंग का, फिर डिस्पोजल का, फिर एडिशन का। यहां पे डिस्पोजल का भी आ जाएगा। यहां बताएंगे बेटा, इधर आइए, सिर्फ आपने मुझे अभी एक वर्किंग करवा देनी है रिमेनिंग की। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला होता है ना नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये तो हम बात जानते हैं। बताइए कॉस्ट कितनी है टोटल? 40,000 कॉस्ट है, माइनस कर दें। डिस्पोज एसिड की कॉस्ट माइनस कर दी, कितनी? 10,000। तो ये 40 माइनस 10 किया तो रिमेनिंग एसिड्स की आ गई कॉस्ट, इस पे रेट नहीं लगना। डन। माइनस 23,125
अच्छा, ये जो एरिया है जहां पे आपके हो सकता है 1 से 2 जवाब आए, जो मैं कह रहा था ना रिमेनिंग में, बेटा बात सुनना, लोग रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालने में जो मिस्टेक नहीं होती, नो मिस्टेक नहीं होती, इसमें भी मिस्टेक नहीं होती। एक मिस्टेक जो हम लोग कर देते हैं वो ये कि हम लोग माइनस इसमें से करा देते हैं 6770। मैं यहां पे जान के रुक रहा हूं, माइनस हम लोग करा देते हैं 6770, ठीक। लेकिन सर माइनस 6770 नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 23125 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये साल के स्टार्ट पे है, और 23125 के अंदर डिस्पोज एसेट का जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मौजूद होगा वो भी साल के शुरू वाला होगा। ये जो आया है बेटा 170, ये 2007 के 3 महीनों का है, राइट। ये जो गिवन है बताइए 31/12/06 बोल दूं या मैं 1107 बोल दूं, ठीक। तो ये जो 23125 है ये भी किस डेट पे आ रहा है, 31/12/06। आर वी क्लियर? तो 23125 के अंदर डिस्पोज एसेट का अलाउंस मौजूद है या नहीं है, बोले 23125 सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन है, बोले है। क्या 23125 के अंदर डिस्पोज एसेट का भी डेप्रिसिएशन मौजूद है? यस, ठीक। कितना मौजूद है सर? 6600 मौजूद है। 6770 मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि 170 जो है वो इस साल के 3 महीनों का है। समझ आ रही है बात? तो मैं यहां पे माइनस क्या कराऊंगा, 6600। ये वो एरिया है जहां पे स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक, रादर देन 6600 लेने के वो ले लेते हैं 6770। बाजी बोले प्लीज एक दफा बता दे सर। अब सुने, मैं देखिए फिर से देखें, इस पॉइंट को हाईलाइट करता हूं। हमारे पास सुने इधर गिवन कितना है, मैं आपसे पूछता हूं, इधर बेटा बात सुनिएगा, डेट्स को जरा फॉलो अप करना। एक्सक्यूज मी, 31/12/06 पे आपको टोटल एसेट्स का अलाउंस कितना गिवन है? सवाल सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। 31/12/06 पे टोटल एसेट्स का अलाउंस कितना गिवन है? कितना? 23,125। आर यू श्योर? कितना? 23,125। मैं भी तसल्ली कर लूं, 23,125 हमारे पास गिवन है। टोटल एसेट्स का अलाउंस 31/12/06 पे। डन, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इसके अंदर डिस्पोज एसेट का अलाउंस भी मौजूद है? सर है, ठीक। कितना मौजूद है? सर 6600 मौजूद है, ठीक। सर ये कहां लिखी बात? आप देखो सवाल में 31/12/06 पे डिस्पोज एसेट की कॉस्ट और उसका अलाउंस गिवन है या नहीं गिवन है? देखो ना डेट लगी हुई है, क्या डेट लगी हुई है? 31/12/06 पे डिस्पोज एसेट का अलाउंस कितना नजर आ रहा है? 6600। इसका मतलब 23,125 भी 31/12/06 पे है टोटल अलाउंस, और उस टोटल अलाउंस के अंदर डिस्पोज एसेट का अलाउंस भी मौजूद है। कितना मौजूद है? 6600। क्या ये वाली बात समझ आई? तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, ओपनिंग कॉस्ट में से डिस्पोज एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। ओपनिंग अलाउंस यानी कि 1107 पे जो टोटल अलाउंस है वो कितना है? 23125। तो सर ये क्या है? 6600 जो अलाउंस है ये भी किस डेट पे है बेटा? किस डेट पे है? 31/12/06 बोलूं या 1107 बोलूं? सर ये इस डेट पे। तो मैं अमाउंट जो माइनस करूंगा, चाहिए जी,
वो कौन सा वाला कर सकता हूं जो 31/12/06 वाले बैलेंस में शामिल होगा। तो कितना शामिल है? 6600, तो 23125 में से मैंने 6600 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? रिमेनिंग अलाउंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, रिमेनिंग कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर माइनस रिमेनिंग अलाउंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। तो रिमेनिंग कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर minus remaining allowance at the start of year is equals to remaining net book value at the start of year. This is my point. Yes. So we need to know the remaining book value as at year start. ठीक? Multiply by, अब हम क्या करेंगे बेटा? बोले 20% 2695 डन। हमने इसके बाद थोड़ी सी तवज्जो लगाई है। एक सवाल दूसरे सवाल में तीसरे सवाल में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं अगर हमें कंफ्यूजन होगा तो वो सेटल हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और पुराने इश्यूज हमारे पुराने ही हो जाएंगे, यानी कि उनको हम इतनी अहमियत नहीं देंगे, लेकिन उनकी बेसिस पे हम अगला जो काम है वो कर सकेंगे। अगर आपका पिछला काम वीक है तो गड़बड़। अब इधर आइएगा, सवाल यह है सर वो जो आज से डिस्पोज ऑफ आपने किया वो इस साल 3 महीने भी तो डेप्रिशिएट हुआ? मैंने बोला बिल्कुल हुआ। उसके लिए मैंने अलग से एक खाना यहाँ पे रख दिया है। बोलिए कितना? सर इसके लिए चूंकि मैं अलग से वर्कआउट कर चुका हूं लेकिन फिर भी चले मैं कर देता हूं 10,000 माइनस 6600 मल्टीप्लाई बाय बोले 20% मल्टीप्लाई बाय बोलिए 3/12 कितना आया? 170। एक बात सुनिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री हम सब साथी जानते हैं बनाना। क्या बनती है डेप्रिसिएशन की एंट्री? डेप्रिसिएशन एक्सक्यूज मी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है, सही है जी, और अलाउंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बेसिकली 170 की आप एंट्री जो है 2007 में बनाएंगे और क्या बन रही होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना? 170 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना? 170। इसका मतलब 170 का इफेक्ट दो जगहों पे जा रहा है क्योंकि इसका ताल्लुक इस साल के डेप्रिसिएशन से, और डेप्रिसिएशन जब हम एंट्री बनाते हैं तो उसका इफेक्ट दो जगहों पे जाता है कि एक्सपेंस को हिट करता है, दूसरा अलाउंस को हिट करता है। तो एक्सपेंस को हिट किया तो एक्सपेंस में ऐड हुआ कितना? 170। अलाउंस को हिट किया तो अलाउंस के अंदर भी कितना ऐड हो गया? 170। होपफुली बात समझ आ गई होगी। अब आइए एडिशन। एडिशन वाला काम तो बड़ा सीधा सा है। 12,000 1400 4265 डन। अब बताइए कौन सी वैल्यूज को अब हमने कहां ले जाना है? 4265 अब आएगा वो यहां पे 4265 आया और हमारा सवाल यहां पे होगा एंड। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है बेटा, चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत सारी एडअप हो जानी है। मेरी आदत नहीं कि मैं पास पेपर एकदम दिखा दूं आपको। पास पेपर में जो कुछ हो रहा है मैं बार बार कुछ ना कुछ आपके सामने वो टीजर पेश कर रहा हूं कि देखो ये होगा तो ये होगा, एक जहन बना रहा हूं। जब पास पेपर को देखेंगे तो उस वक्त आप ये नहीं बोलेंगे कि ओ माय गॉड ऐसा आता है सवाल, हमारा जहन बन चुका हो। क्या ख्याल है हुज़ैफा? चलिए जी आगे बढ़े। हाँ अब दिखाना यार। अगर आप लोग यहां तक थोड़ा संभल गए हैं तो हम 2 सवाल को स्किप करते हैं और 5 पेपर वाले सवाल पे आ जाते हैं। बेटा हो गया तो संभाल लेंगे, टेंशन ना लो। तुम कल क्यों नहीं आई? चलो पूछते हैं फिर। यहां तक हो गया काम? मैं सिर्फ इस एरिया पे रुका था, ठीक? थोड़ा बहुत भी समझ आ गया, खैर है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से संभाल लेंगे। बोले रब कर दूं मैं बोर्ड? किनको कॉपीज नहीं मिली थी बेटा? और किन लोगों ने एहसान किया था? यहाँ पे थे कुछ एहसान करने वाले? कितने? एक तो क्या आपने इसमें FR2 भी मिला दिया। बताता हूँ वो क्यों मिलाया। वो एक वजह थी जिस वजह से हमने बोला यार उसको भी शामिल कर लेते हैं। इधर तो मांग ही नहीं रहा। कितने चाहिए? 1 2 3 4 मिल तो गया ना सवाल?
हाँ हाँ, ये अभी जो हैंडआउट दे चुका हूँ ये वो वाला। हाँ शाखा कितने चाहिए बोल। एक मुझे भी चाहिए होगा, बस दो मुनासिब कर लें, आधा आधा कर लें। चले जी आगे बढ़ते हैं। कैफ 5 ऑटम 2014। अच्छा कैफ 5 क्यों लिखा हुआ है बेटा? ये काफी पुराना सवाल है। कोर्स में चेंजेस आई हैं, बहुत सारी चीजें जो FAR2 की हुआ करती थी अब वो FAR2 से उतर के किधर आ गई हैं? कैफ 1 के अंदर आ गई हैं, और इसी वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है कैफ 5। चले जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फुल स्पीड एंटरप्राइज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। डन है। व्हीकल की कॉस्ट है, उसका अलाउंस है, कैरिंग वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसका मतलब सवाल की रिक्वायरमेंट में अगर वो हमें कहता है कि लेजर्स बनाएं, तो हम यहां पे लेजर्स बना सकते हैं या तो पीपी का कॉस्ट पे बनाएं या तो बुक वैल्यू पे बनाएं। हमारे पास यहां पे ऑप्शन है। अगर सवाल साइलेंट है तो या तो हम बुक वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे या तो हम पीपी का कॉस्ट पे अकाउंट बनाएंगे। अगर हमें अलग से कॉस्ट अलग से अलाउंस गिवन है तो हमारे पास, अगर सवाल साइलेंट है तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं। पीपी का या तो कॉस्ट पे बनाए या तो पीपी का बुक वैल्यू पे बनाए। लेकिन सवाल इसके बाद वाला जो हम करेंगे उसमें क्या होगा? पीपी की कॉस्ट गिवन नहीं होगी, उसका अलाउंस गिवन नहीं होगा, सिर्फ गिवन ही क्या होगा वहां पे? बुक वैल्यू। और रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि लेजर्स बनाने, तो वहां पे आप कॉस्ट अकाउंट बनाने की जितनी कोशिश करेंगे वो नहीं बन सकेगा। तो उस सिचुएशन में आपने पीपी का अकाउंट किस पे बनाना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे बनाना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारे पास लाजमी है, क्योंकि अक्सर डेटा ऐसा होगा उसके बगैर काम नहीं हो सकेगा। रिक्वायरमेंट में वैसे तो एक रिक्वायरमेंट थी इसकी, लेकिन मैंने यहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दी है। कौन सी रिक्वायरमेंट? कि व्हीकल का हमने बुक वैल्यू अकाउंट भी बनाना है, राइट? हाँ जी, तो चलें इन वैल्यूज को रेलेवेंट जगहों पे प्लॉट करते हैं। पेज नंबर कौन सा? 22। सवाल है फुल स्पीड एंटरप्राइज। हाँ जी, व्हीकल की कॉस्ट, ठीक है जी, बोलिए। 1613 पे या 1713 पे ब्रॉड डाउन कितना है? 65201,300। 65201,300 डन है। हम इस वैल्यूज को रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसमें नहीं उलझना चाह रहे। हाँ जी, फिर बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे पास 1713 पे ब्रॉड डाउन कितना है? 24450,500। 24450,500 यहां तक साथ। अच्छा जी, FSE provide depreciation on vehicle at 15% per annum on WDV, मतलब RBM. Depreciation on addition deletion is provided in proportion to the period of use. बता दिए रेट इतना है और डेप्रिसिएशन बताया। मेथड कौन सा है? RBM है। रेट कितना है? 15%। और बोलता है कि डेप्रिसिएशन जो है हम प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज करेंगे, यानी कि जितने टाइम एसेट हमारे पास इस्तेमाल में रहेगा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। Other related information is as follows. On 1st August 2013, a vehicle which was acquired at a cost of 8,50,000 on 1st July 11 was exchanged for a new vehicle. The balance was settled with a check for rupees 3,50,000. The list price of the new vehicle was rupees 9 lakh. अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। पुराना एसेट हमारे पास से जा रहा है और नया एसेट हमारे पास आ रहा है। इस सिनेरियो के अंदर कोई क्लियरली एविडेंट या रिलायबल वाली बातें शातें नहीं है। तो इस सिनेरियो में काम बहुत ही सिंपल अंदाज में होना है, क्योंकि रिलायबल या क्लियरली एविडेंट की कोई यहाँ पे बातें नहीं है। क्या करना होगा? सबसे पहले सिनेरियो पिक करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पुराना एसेट बोले
जा रहा है और नया एसेट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेजर्स में देखना है क्या क्या डेबिट और क्रेडिट होना है। मेरे साथ रहिएगा। अब बताओ बेटा कि जो पुराना एसेट जा रहा है, सही है नहीं, पुराना एसेट जो जा रहा है यहां आएगा, कितना आएगा? 8,50,000। मेरे साथ रहिएगा, डन है। अच्छा जी, यहां पे एक अकाउंट खुलेगा, किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। यहां पे कितना आएगा? 8,50,000। यहां पे क्या आ गया? व्हीकल की कॉस्ट। ठीक, अच्छा जी, और नया एसेट जो हमारे पास आ रहा है, नया एसेट जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी, वो है कितने का? 9 लाख का। यानी कि न्यू एसेट डेबिट होना है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, यहां देखिएगा, हमारे पास पुराना एसेट गया, व्हीकल क्रेडिट हुआ कितना? 8,50,000। किधर ले गए उसको? डिस्पोजल अकाउंट में। कितना? 8,50,000। डन है। मैंने आपसे कहा था इस काम के फौरन बाद आपने एक काम करना है, उसके अलाउंस को भी आपने खत्म करना है, जो कि अभी हमें मालूम है या नहीं है? नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क, अभी हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब इस अमाउंट को पता करने के लिए, इस अमाउंट को पता करने के लिए या इस जगह को फिलअप करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? वो जो एसेट पुराना जा रहा है उसकी वर्किंग करनी है। इसका मतलब वर्किंग नंबर 1 हम यहाँ से पिक करेंगे। जब सवाल बढ़ता है, चीजें हमारी वही होती है जो छोटी छोटी हमने चंक्स में सीखी होती हैं। हमने पिक करना होता है कि कब मुझे कौन सी वाली वर्किंग करनी है। तो अब देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट की वर्किंग अब वो मुझसे मांग रहा है। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने हमें बता दिया कि भाई ऐसे डिस्पोज ऑफ हुआ, तो लेजर से जब उसको रिमूव करेंगे तो कॉस्ट में से कॉस्ट निकाली गई, अलाउंस में से उसका अलाउंस भी निकाला जाएगा। अलाउंस हमें जो पिछले सवाल हमने जो किए थे वहां पे हमें बता दिया था कि भाई 6,600 था, या उससे पहले जो सवाल हमने किया था उसने भी हमें बता दिया था भाई इतना इतना अलाउंस था। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है पुराना, उसका अलाउंस कितना मौजूद है। डन सर, लेकिन उसने हमें ये बता दिया कि जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो एक्वायर हुआ कब था। बता रहे कब एक्वायर हुआ था? बोलिए, बोले शाबाश, कब एक्वायर हुआ था? 1 जुलाई 2011। तो 11-12 1 साल, 12-13 2 साल, 13-14 3 साल। 11-12 1 साल बनता है। ठीक, सबर तो करें। 11-12 1 साल, 12-13 2 साल, ठीक है जी। और हमारा ये साल जो एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 30 जून 2014। इसका मतलब ये जो भी कहानी शुरू हुई वो हुई 11 में और एंड कब हो रही है? बोलिए 14 में। तो 11-12 1 साल, 12-13 2 साल और 13-14 कितने हो गए? 3 साल। डन। आप बताइए, एसेट जो हमारे पास पुराना जा रहा है और नया आ रहा है, तो पुराने एसेट की कॉस्ट तो बताई हुई है, पुराने एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट बताया हुआ है, ठीक, लेकिन पुराने एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम नहीं है। तो इसको हमने वर्कआउट करना पड़ेगा इस वर्किंग से। ठीक, तो इसका मतलब 11-12 का डेप्रिसिएशन निकालो, 12-13 का डेप्रिसिएशन निकालो, ठीक। और ये देखो कि जो एसेट एक्सचेंज हो रहा है वो कब हो रहा है? बोलिए 1 अगस्त 2013। तो इसका मतलब क्विकली बताइए ये एसेट हमारे पास कितने टाइम रहा? 11-12 1 साल, 12-13 2 साल और 13-14 कितने महीने? 1 महीने। तो टोटल ये एसेट हमारे पास पता है कितने टाइम रहा? 2 साल 1 महीने, यानी कि 25 महीने। हेलो, क्या ये बात समझ आई? कितने महीने हमारे पास रहा? 25 महीने। मेरे भाइयों बहनों इधर देखें प्लीज, मुस्कुराएं। 11-12 1 साल बना, साल में कितने महीने होते हैं? ये कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, ठीक। अच्छा, 11-12 1 साल, 12-13 2 साल, 2 साल में कितने महीने हो गए? 24। अब जैसे ही हमारा 1 जुलाई 2013 लगा, ठीक, जो कि एंड होना था 30 जून 14 पे, ठीक, जैसे ही 1 जुलाई 2013 लगा महीना, तो जुलाई 31 जुलाई 2013 आ गई। इसका मतलब 1 महीना हमारा एसिड वो इस्तेमाल हुआ। हेलो, डन।
और 1 अगस्त 2014 को वो एसेट बिक गया। समझ आ गई ये वाली बात? अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे बोर्ड पे इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज सेकेंड राउंड में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, अगर आपको मंथ्स का हिसाब किताब अभी समझ ना आया। एनीवेज, ये हुआ, वी नीड टू फाइंड आउट। मैंने आपसे क्या बात बोली थी, कॉस्ट मॉडल के अंदर हमारी 2 एरियाज में एग्जामिनर तवज्जो चाहता है। एक एरिया क्या होगा, एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसका अलाउंस कितना है एक, और जो सारे एसेट्स का डेप्रिसिएशन है वो कितना है। ये 2 चीजें हमने पता करनी। अब बताइए, चलें ये दूसरा काम हुआ, अब बताइए तीसरा काम क्या होगा। न्यू एसेट बेटा कितने का आ रहा है? 9 लाख का। एक्सक्यूज मी, डन, हेलो, डन। हमारे पास से पैसा कितना जा रहा है? 3,50,000। मेरे साथ रहिएगा, डन। 3,50,000। और सुनिए, अब सुनिए, पुराना एसेट जितने में मैं टिका रहा हूं, सही है जी, पुराना एसेट जितने में मैं टिका रहा हूं, आप मुझे सिर्फ यहां पे डिफरेंस इसका बताइए कितना है? 5.5। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। अब सर ये क्या कहानी होती है, इसको भी हम लोग अब यहां पे हाथों हाथ समझते हैं। थोड़ा सा एरिया मैं ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। हमें इस एंट्री में मसला नहीं है, हमें ना इस एंट्री में मसला है, ना इसके डेबिट और क्रेडिट में। सर ये क्या नई चीज आई है, हमें इसके हवाले से कुछ कंसर्न्स, इस पे पहले बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ओल्ड एसेट है, उसकी कॉस्ट है 1,000, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मिसाल के तौर पे 600। आप बताइए बुक वैल्यू कितनी हुई? 400। इसको हमने बोला नेट बुक वैल्यू, राइट। वो जो 1000 की चीज है वो आपकी है, डन। और एसेट आपने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद आपके हिसाब से आपकी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? बोलिए 400। अब आप एक नया एसेट एक्वायर करने के ख्वाहिशमंद हैं। पुराना एसेट कितने का लिया था? बोलिए 1000 का। उसको आपने इस्तेमाल किया, आपके एस्टीमेट के मुताबिक उसकी वैल्यू कितने से कम हुई है? 600 से। और 600 से कम होने के बाद आपके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? बोलिए 400, डन। आप गए मार्केट में, आपने बोला भाई ये पुराना मेरा फोन है, मुझे नया फोन चाहिए, ठीक। जब लिया था तो अंदर ही अंदर आपने अपने आप से बात की कि 1000 का था और मेरे हिसाब से मैंने इसको तकरीबन इतना यूज कर लिया, तो मार्केट में वैल्यू तकरीबन इसकी 400 के करीब होगी। आपने बोला कि मुझे अब नया डब्बा पैक फोन चाहिए 2,500 का। कीमत कितनी है? बोलिए 2,500। आपने बोला कि भाई मैं एक न्यू फोन लेना चाहता हूं, न्यू एसेट लेना चाहता हूं, कीमत कितनी है? बोलिए 2,500। कितनी कीमत है? 2,500। और दुकानदार से आपने बहुत सारी जिद बहस बार्गेनिंग की आपने, और उसने कहा कि ठीक है भाई तुम मेरा नया फोन रख लो और अपना पुराना फोन मुझे तुम दे दो, डन। लेकिन तुमने मुझे जो है तकरीबन 600 रुपए कैश भी देने होंगे, तब जाके मैं तुम्हें नया फोन डब्बा पैक दे दूंगा। जरा बात को समझना, नया फोन जो लेना चाहते हो या नया एसेट जो लेना चाहते हो उसकी कॉस्ट कितनी? जल्दी बोलिए कितनी? 2500। ये काउंटर पे ट्रांजेक्शन उमूमन हो रही होती है, आप खुद जाते हैं फोन लेने के लिए, यार पुराना फोन मेरा कितने में लेंगे अंकल, और नया फोन इतने का होगा, तो देखे ना मुनासिब कुछ कर लेना प्लीज, ना ये ना वो ना। तो हम किसी ना किसी तरह से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन बार्गेनिंग भी उस वक्त कर रहे होते हैं जब मार्केट का हम पूरा जायजा ले चुके होते हैं। तो हमारे हिसाब से हमारा एसेट है कितने का? बोले 400 का। क्या उसको बताएंगे यार मेरे भाई देख 1000 का लिया था, इतना मैं यूज कर चुका हूं और मेरे हिसाब से इतने का? उसको ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में बैठा है, वो भी जानता होगा कि इसकी एक्चुअल में मार्केट प्राइस चल क्या रही हो, बताने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो नया चीज आप लेना चाहते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? बोलिए 2,500। अब आपसे उसकी बातचीत चली, आपने बोला कि यार मैं अपना पुराना फोन दूंगा, नया डब्बा पैक फोन ले लूंगा, कितने का? बोली 2,500 का। उसने बोला ठीक है यार मैं एग्री करता हूं, लेकिन तुमने जो है ना मुझे 600 रुपए देने होंगे, तब जाके मैं क्या करूंगा, 600 रुपए तुमने देने होंगे। और बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि कैश कितना, जरा वैल्यूज को करते हैं चेंज। कैश तुमने पे करना होगा मिसाल के तौर पे 2200,
कितना कैश पे करना होगा? 2200। ठीक है, हो सकता है उसने दम बम कर दिया करके कि भाई वो बंदा जो बोले मान लो बात, उसने बोला वो 2200 तुमने कैश पे करना होगा। कितना कैश पे करना होगा? 2200। और बाकी जो अमाउंट है ना वो मैं तुम्हारे पुराने एसेट की कीमत लगा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए पुराने एसेट की कीमत कितनी लगा रहे हो वो? जी 300। या इस वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करते हैं, लेट्स सपोज ले जाते हैं कितना? 2000। डन। और कैश कितना पे करेंगे आप जल्दी से बताइए? 500। तो हम 2000 में जब 500 को ऐड करते हैं, ठीक है जी, तो ये जो 500 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर आसान अल्फाज में बोलूं, मैंने पुराना एसेट अपना जो था दुकानदार को इतने में टिका दिया। ठीक, आपके हिसाब से कितने का था? आपने उसको टिकाया कितने में? 500 में। डन। नया एसेट जो आप लेके आ रहे हैं वो है कितने का? यानी कि आपने ये ट्रांजेक्शन कर लिया, आप घर आए, आपने भाई को बताया कि भाई देखे मैंने 2500 का डब्बा पैक फोन ले लिया है वगैरह वगैरह। मैंने बोला मुझे बता तूने पैसे कितने दिए? पैसे कितने दिए जल्दी से बोलिए? 2000। तो मैंने बोला इसका मतलब तेरे हिसाब से तेरा फोन जो था वो कितने का था? भाई 400 का था। मैंने लेकिन टिका कितने में दिया? 500 में। ये जो टिकाने वाला अमाउंट होता है इसको हम अंग्रेजी में नाम दे रहे होते हैं क्या? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। क्या नाम देंगे? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। अब देखो बेटा यहाँ पे जरा शायद सिनेरियो समझ आया कि न्यू एसेट कितने का पड़ा? उस एसेट को एक्वायर करने के लिए आपने पैसा कितना दिया? 2000। और पुराना एसेट आपके हिसाब से कितने का था? 400 का। आपने उसको टिका कितने में दिया? 500 में टिका दिया। तो आप मुझे बताइए 400 में से जब हम 500 को माइनस कराएंगे तो आप मुझे बताओ, समझ तो आ गई थी आपको बात, लेकिन हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो चीजों को डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से यूज करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 100 रुपए का क्या हो गया? बोलिए, फायदा हो चुका है। तो इस 500 को हम लोग नाम क्या देते हैं? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का नाम देते हैं। हेलो, कुछ ये बात समझ आई? डन। तो अब देखिए न्यू एसेट कितने का आया? 9 लाख का आया। एसेट को एक्वायर करने में पैसा कितना दिया? 3.5 लाख। डन। तो पुराना एसेट आपके हिसाब से जितने का भी होगा आपने या तो उसको ज्यादा का टिकाया होगा या तो कम में। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? सर गेन या लॉस पता कैसे किया जाएगा? मेरे भाइयों बहनों जरा इस बात का जवाब दीजिएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट गेन और लॉस, ठीक सर, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग, व्हाट? नेट बुक वैल्यू। And how to get net book value? Sir, if cost is given, yes, we need to find out the accumulated depreciation of this asset to get the book value. Hello, क्या मेरे साथ हैं आप? ये जो नया एसेट आ रहा है वो कितने का है? 9 लाख का। पैसा कितना जा रहा है? 3.5। एसेट जो पुराना वाला मैं टिका रहा हूं, ठीक है जी, उससे मैंने बार्गेन करके बोल दिया भाई तू मेरा फोन 500 का ले ले यार। डन। ठीक, पुराना एसेट जो जा रहा है ये हुआ। जो पुराना एसेट का अलाउंस होगा उसको हम खत्म करेंगे। उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। क्या ये हमें मालूम है या नहीं मालूम? सर जैसे ही ये पता चलेगा तो कॉस्ट में से अलाउंस को कराएंगे, बोले माइनस, तो क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। और जैसी बुक वैल्यू आएगी उस बुक वैल्यू का सामना किससे कराया जाएगा? बोलिए 5.5 से। तो हमें पता चल जाएगा कि गेन हुआ या लॉस। कुछ ये वाली बात समझ आई? तो अब देखिए कि पुराना एसेट इतने का था। मेरे ख्याल से अब मैं इस बात को यहीं पे एंड करता हूं और फिर हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। बोलिए, डन है? एंट्री क्या क्या बनेगी? शाबाश। यहाँ पे एंट्रीज क्या क्या बनेगी? पुराना एसेट जा रहा है, क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इस काम को मैं थोड़ा सा रब कर दूं, हाँ जी इधर आना बेटा, इसकी तरह हम बनाते हैं एंट्रीज। ठीक है, ये सिनेरियो हमने अपने पास नोट डाउन कर लेना होगा। एंट्रीज बनाइए, शाबाश। ओल्ड एसेट क्रेडिट, इसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम लोग पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल की। ठीक है जी, मैं कर देता हूं, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। पुराना एसेट जो जा रहा है वो कितने का है? बोले शाबाश 1000 का। कहां ले जाएंगे इसको? डिस्पोजल में। कितना? बोलिए 1000। डन। फिर बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट डबल एंट्री? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोले डेबिट होगा कितना? 600। कहां ले जाएंगे? बोलिए कितना? 600। डन। न्यू एसेट जो ला रहा हूं, न्यू एसेट कितना? डेबिट। बोले 2500। कैश क्रेडिट कितना? बोले 2000। और पुराना एसेट जो मैंने टिका दिया कितने में टिकाया? 500। डन। ठीक,
अब मुझे बताइए, सब कुछ आपको यहां होता हुआ नजर आ रहा है, गेन भी नजर आ रहा है। अब बताइए द लास्ट वन, गेन हुआ कितने का? गेन हुआ 100 का। रेफरेंस क्या दूंगा बोलिए? डिस्पोजल का। क्या ये वाली बात समझ आई? ये सारी जो हमने एंट्रीज बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एंट्री। अब मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री हमने पिछली क्लास में जो डिस्पोजल सीखा था वो सिंपल कैश डिस्पोजल था। यहां पे हम लोग जो डिस्पोजल सीख रहे हैं इसमें हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, ठीक, हमारे पास से पुराना एसेट जा रहा है और कुछ पैसा भी जा रहा है, राइट। हो क्या रहा है? डिस्पोजल हो रहा है। अब मैं इसकी कंपाउंड एंट्री अगर बनाना चाहता हूं तो आप मुझे बताइए, शाबाश, ओल्ड एसेट क्या होगा? शाबाश बोलिए, क्रेडिट कितना? 1000। और न्यू एसेट डेबिट कितना होगा? बोलिए शाबाश, 2500। डन। मेरे पास से पैसा कितना जा रहा है? बोलिए 2000। डन। एनीथिंग एल्स? सर पुराना एसेट गया तो सर उसके अलाउंस को भी तो सर आपने आदत डाली थी, उसके अलाउंस को भी तो खत्म करना पड़ेगा। अलाउंस को हम खत्म करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा? जल्दी से बोलिए 600। डन। तो अब देखिए, डेबिट पे हमारे पास ये अमाउंट आ गया, क्रेडिट पे हमारे पास ये अमाउंट आ गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास बच रही है वो बताइए कितनी बचेगी? शाबाश बोलिए 100। ये है इसकी कंपाउंड एंट्री। तो बेटा इस सिनेरियो को जो है हम लोग सवाल के साथ जोड़ तो रहे हैं, पहले इसको जरा सेपरेटली समझ लो आप और उसके बाद फिर इसको हम लोग कर लेंगे लिंक। तो होगा क्या, हमने जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का ट्रीटमेंट सीखा था, सुने जरा मैं अपने काम को वाजे कर दूं। हमने वो जो एक्सचेंज ऑफ एसेट का ट्रीटमेंट सीखा था उस वक्त मैंने आपको एक ही बात पे जोर दिया था। वो क्या बात थी? कि हम लोग पुराना एसेट जो जा रहा है इसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हमारे पास पुराना एसेट जो जा रहा है उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। क्या अल्फाज रिकॉल कर सकते हैं मैंने क्या उस वक्त आपको फोकस करके बात बोली थी? पुराना एसेट जो जा रहा है उसकी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हम जो नया एसेट आ रहा है उसको हमने डेबिट कितने से करना है, उन डिस्कशन के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट था कि न्यू एसेट जो आ रहा है उसको हमने डेबिट कितने से करना है। डन। अब क्या हो रहा है, न्यू एसेट जो आ रहा है उसको हमने डेबिट कितने से किया, ये तो हो गया काम। सर वो जो पुराने एसेट हमारे पास से जा रहे हैं ना उसकी भी अकाउंटिंग हमने इसके साथ साथ जोड़ दी है। तो देखो बेटा, क्या इस एंट्री में किसी को कोई मसला है? पुराना एसेट गया किधर लेके? डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट क्यों खोला? ताकि हम गेन या लॉस बताएं। फिर बताइए, पुराना एसेट जो जा रहा है उसका अलाउंस भी हम लोग खत्म करेंगे तो अलाउंस डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल क्रेडिट। ये भी बात समझ आई। सर गेन या लॉस हुआ, चले सर ये भी बात कंफर्टेबल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो बीच की एंट्री आ रही है कि न्यू एसेट जो हमारे पास आया हमने इसको किया डेबिट, इस एसेट को एक्वायर करने के लिए हमारे पास से पैसा जा रहा है। सर इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। सर ये पीईडी क्या है? इस बात को मैंने बड़ा कैजुअल अंदाज में समझाने की कोशिश की है कि भाई मेरे हिसाब से मेरा एसेट था कितने का? बोले 400 का। आप इसी ट्रांजैक्शन को, इसी सिनेरियो को आप किसी भी मोबाइल शॉप में जाते हैं और पुराना एसेट बेचते हैं और नया एसेट लेते हैं तो यार आप वहीं पे हाथों हाथ कैलकुलेट कर रहे होंगे कि यार मेरा जो आईफोन था वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का था, नया जो लेना चाहता हूं वो तकरीबन कितने का? लेट्स सपोज 2 लाख का। डन। तो मेरे हिसाब से मेरा फोन जो है वो कितने का है? 1.5 लाख का। जो मैं लेना चाहता हूं वो कितने का है? बोलिए 2 लाख का। दुकानदार ने बोला कि यार एक काम करो कि 2 लाख का तुम फोन ले लो। सही है। गेन या लॉस की सूरत हाल निकालनी, जरा यहां पे आ जाइए। न्यू एसेट कितने का? बोलिए शाबाश 200। वैल्यूज रिड्यूस कर दी, कैश कुछ अदा होगा। डन। और बाकी यहां पे क्या हो रहा होगा? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल। तुम्हारे पास तुम्हारे हिसाब से फोन कितने का है? जल्दी से बोलिए 1.5 लाख का। कितने का? 1.5 लाख का। नया फोन जो लेना चाहते हो वो कितने का है? 2 लाख का। बस ये वैल्यू याद रखना। तुम्हारे हिसाब से आज तुम्हारे फोन की वैल्यू क्या है? बोलो एक दफा फिर से 1.5 लाख। डन। अब तुम नया फोन लेना चाहते हो, उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। डन। तो अब ट्रांजैक्शन हो रही है, डील हमारी चल रही है। अब आप मुझे बताएं, आप अपना पुराना फोन मिसाल के तौर पे उसको टिका देते हो 1.60 में, ठीक? तो मुझे बताओ कैश कितना दोगे? 40। अब आप मुझे बताइए यार, इतना तो समझ दोगे ना बात, जिस वैल्यू पे आपने सामने वाले शख्स को अपनी पुरानी चीज चेप दी, जो कहते हैं ना वो, या वो टिका दी, या हमने उसको, मतलब समझ गए ना बात। बस उस फीलिंग को ले आए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। टोपी तो नहीं, हमने चीजें उसको दी हैं भाई, पुराने वाले चीज इतनी की ले ली वगैरह वगैरह। सिर्फ आपने मेरा पॉइंट समझना है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि मेरे ख्याल से हर बंदा कहीं ना कहीं किसी सूरत में कर लेता है।
चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सूरत में हो, ये हम काम नॉर्मली करते हैं। तो आप बताइए कितने का था आपके हिसाब से फोन? 1.5 का। टिका कितने में लिया? 160 में। तो इसका मतलब 10 का आपको इस ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ? फायदा। ये तो काम हमें समझ आ गया। इस काम की डबल एंट्रीज कैसे पास होनी है बेटा, हमने इसके ऊपर ये सारा काम किया। होपफुली बात समझ आ गई होगी। और कंपाउंड एंट्री जो हमने बनाई है, ये बात समझ आई? पुराना एसेट गया, हटाओ उसको, उसके अलाउंस को भी हटाओ, डेबिट करो, डन। न्यू एसेट आया, उसको आप क्या करो? डेबिट करो। कुछ पैसा गया है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इन डेबिट क्रेडिट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी दैट विल बी गेन या लॉस। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई तो क्या होगा? गेन होगा। डेबिट साइड पे आया तो क्या हो जाएगा? लॉस। डन। अब इस सिनेरियो को अगर आप अपने पास नोट डाउन करना चाहते हैं, पिक्चर लेना चाहते हैं, तो ले लीजिए। कौन सा वाला एरिया है जिसकी हमने ये सारी बातें की हैं? ये वाला एरिया सारा, ये वाला एरिया है हमारे पास, जिसको हमने नाम क्या दिया है? पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का। ठीक है भाई, बोर्ड अप कर दूं? आई होप आपके जहनों में डबल एंट्रीज बैठ गई होंगी किस तरह से। अब क्या होगा, ये तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया ना। इधर देखेंगे प्लीज, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सिनेरियो आएगा, इस पे वो आपकी तवज्जो मांग रहा होगा कि भाई वो पुराना एसेट की जो कॉस्ट थी वो इतनी थी, उसका अलाउंस इतना था, उसकी फेयर वैल्यू जो थी वो रिलायबली मेजर हो सकती थी, लेकिन जो न्यू एसेट था उसकी फेयर वैल्यू जो थी वो क्लियरली एविडेंट थी। तो अब उस सारे डिस्कशन से आपने जो डेबिट करना होगा वो क्या अमाउंट होगा, उसके लिए पुराना डिस्कशन रिक्वायर्ड है। अगर वो आपका कहीं वीक है तो इसका मतलब ये डेबिट आपका गलत, कैश भले सही होगा, इसका मतलब ये जो अमाउंट आएगा ना वो गलत। अब जब ये गलत तो इसका मतलब आगे आपका जो गेन या लॉस आना है वो गलत होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट किया, सही किया, ये भी बिल्कुल सही किया, अगर आपको वो एक्सचेंज ऑफ एसेट वाला डिस्कशन याद ही नहीं आ रहा था तो जहन में आया कि भाई पीडी गलत होगा तो गेन या लॉस गलत होगा, है लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इस अमाउंट को जिसको आपने डेबिट करना था, इसके अगर एक नंबर था, ठीक, तो सिर्फ एक नंबर कटेगा और उसके नतीजे में जो ये आ रहा है यहां पे नंबर्स नहीं कटेंगे। ठीक, वो जो गेन या लॉस आपने निकाला गलत आया, उसके नंबर्स नहीं कटेंगे। जिस जगह गलती हुई है सिर्फ उसके नंबर काटे जाएंगे। और अगर इस तरह से होने लगा कि ये गलती बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, सेल्स गलत है तो इसका मतलब जीपी गलत है, तो नेट प्रॉफिट गलत है, तो बैलेंस शीट में जो टाई किया तुमने वो गलत है, मतलब इतनी बड़ी सजा मैं एक गलती की नहीं दूंगा। जिस तरह से अगर रेवेन्यू गलत निकाला तो जीपी गलत आएगा फॉर श्योर, एनपी गलत आएगा, कैपिटल में जो प्रॉफिट जाएगा वो गलत आएगा। इतनी सजा नहीं मिलनी हर स्टेप पे। अगर रेवेन्यू में मिस्टेक की है तो नंबर सिर्फ वहां पे कटेंगे। ये वाली बात समझ आई? मैं जब आपके साथ पास पेश करूंगा तो वहां पे एग्जामिनर के जो कमेंट्स होते हैं और जो मार्किंग स्कीम होती है, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप भरोसा ना करें, जब मार्किंग स्कीम आपके सामने होगी तो आपको तकरीबन हर सॉल्यूशन के सामने दिख रहा होगा कि भाई इस काम को करने के इतने नंबर है, इसके 0.5 है, इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 2.5 है, इसके 3 है। तो जब आपके सामने वो मार्किंग स्कीम आएगी तो एक तसल्ली हो रहेगी कि यार मैंने जो भी काम करना है वो सॉलिड करना है, जहाँ गलती है वहां सिर्फ नंबर कटने हैं। यहाँ पे इंटर या पिछली एकेडमिक की तरह नहीं होगा कि यार अगर रेवेन्यू गलत है तो भाई वो सब कुछ गलत शुरू करके काट दिया, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे या ACCA में या जितनी भी प्रोफेशनल एग्जाम है वहां पे नंबर्स इस तरह से नहीं दिए जाते। तो मार्किंग स्कीम सामने होगी तो क्लियर हो जाएगा। मिटा दूं ये काम। हमारा वैसे टाइम भी हो गया है, तो क्या हम इस सवाल को कल कंटिन्यू कर लें? ये जो 3-3 क्लास होती है ना, देखो मैं आपके दिल के कितने करीब हूं। और ये 3 क्लासेस जो होती हैं वो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती हैं आपकी। शुरू में सुबह क्लास कौन सी थी? टेक्स्ट थी, उसके बाद फिर लॉ थी या ला थी, बिजनेस ला थी क्लास, और उसके बाद तीसरी क्लास थी। तो आप मेरे ख्याल से काफी एग्जॉस्ट हो गए थे। एनीवेज, हाँ, अल्लाह आपकी खास और खास मदद करे, कॉस्टिंग भी है। तो बहरहाल कल इंशाल्लाह हमारी सुबह सवेरे क्लास होगी। तो कल 10 बजे करीब है। हम देखना इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को हमने ले लिया। हमारा ये सवाल हमारे कल इंशाल्लाह कुछ नहीं कुछ मिनिमम 5 पेपर के 3 सवाल हम अल्लाह की मदद से निपटा लेंगे। बिकॉज हाँ जी, कल भी क्लास है।
अभी तो सर हसान आए नहीं है, उसके बाद फिर क्या होगा, थर्सडे को एक तो क्लास मेरी होगी, उसके फौरन बाद सर हसान की क्लास होगी। इसी तरह से ट्यूसडे को एक क्लास मेरी होगी, उसके बाद सर हसान की होगी। तो हफ्ते में FAR1 की 5 क्लासेस होनी है। और एक बात याद रखें, पेपर आपका है। तो बहुत सारी चीज़ें उस पेपर के पास होने से जुड़ी हुई हैं, बाकी हमारी अपनी कोशिश रहेगी। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।